तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम अपनी जुडिशरी की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप नए हैं अभी और आप चाहते हैं कि आप जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सबसे बेसिक क्वेश्चन एक बच्चे के माइंड में आता है, अगर वो बिल्कुल न्यू है, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कोई चीज़ नहीं है और बाकी ये कोई बैरियर नहीं है कि इसी चीज़ को फॉलो करना है। अगर मान लीजिए कि अब अभी अभी आपने एलएलबी में एडमिशन लिया है, एलएलबी के स्टूडेंट हैं या बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी या समथिंग लाइक 5 ईयर कोर्स आप कर रहे हैं और ये है आपका 3 ईयर कोर्स, तो दोनों कोर्स में कौन सा समय ऐसा होता है जिस वक्त हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए या हमें इस चीज़ के अंदर आ जाना चाहिए या डिसीजन ले लेना चाहिए कि अब हमें इसकी तैयारी करनी है। तो देखिए, जब 3 ईयर कोर्स के अंदर होते हैं तो सबसे अच्छा टाइम जो होता है जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपको कोचिंग लेनी है या आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी है, जो भी करना है आपको डिसीजन लेके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जो कुछ ना, जैसे मतलब अगर मान लीजिए आप बिल्कुल ही फर्स्ट ईयर के पहले दिन से ही जाके कोचिंग में बैठ गए, आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि कुछ बेसिक्स जो होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के लिए ऐसा हो सकता है कि उसको समझ आए, हो सकता है कि वहाँ जाके वो समझ जाए, लेकिन जनरली बता रहा हूँ मैं कि एक आइडियल टाइम अगर बोलें तो वो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद होता है, 3rd ईयर के अंदर, मेरे हिसाब से, कि भाई हमें बेसिक चीज़ें पता चल जाती है। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर हमें कोई कोई चीज़ समझाएगा या कोई लीगल टर्म्स यूज़ करेगा तो कोई उसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। और वहीं अगर हम 5 ईयर कोर्स की बात करें तो नियर अबाउट जब आपका 2 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, 2 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, तो उस वक्त अब आपका एकदम सही समय होता है जब आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपके पास नियर अबाउट 3 साल बचते हैं और अगर आप 3 साल सही से तैयारी करते हैं तो आपके जब 5th ईयर की जब एलएलबी खत्म होती है और आप अपने एग्जाम देते हैं, जैसे कुछ स्टेट में तो आप जब आपका अभी आपने 5th ईयर का एग्जाम ही दिया होता है तब भी आप जुडिशरी एग्जाम दे सकते हो, तो तभी आप साथ के साथ जैसे ही आपकी एलएलबी खत्म हो और आप उसको क्रैक कर सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करें। और यहाँ पे भी ये चीज़ एप्लीकेबल है कि आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट कर दिया तो 2.5 साल का पीरियड है, आप 2.5 साल में उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप कॉन्फिडेंट होकर एकदम सही अप्रोच को फॉलो करके अपनी तैयारी करते हैं तो। तो ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन जो एक बच्चे के माइंड में होता है जब वो अपनी तैयारी स्टार्ट करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि अब आपका ये टाइम निकल गया तो आप तैयारी नहीं कर सकते। हो सकता है आपके 5 ईयर पूरे हो गए, उसके बाद अपना डिसीजन ले रहे हो, 3 ईयर पूरे हो गए 2nd ईयर के बाद, तो ऐसा कोई नहीं है। लेकिन बस एक आइडियल टाइम है कि अगर आपको करना है तो इस समय करो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आराम से सारी चीज़ें होती रहेंगी। आप हो सकता है आप 3 ईयर आपके पूरे हो गए, 5 ईयर पूरे हो गए, उसके बाद आप स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जो टाइम अगर कोई बच्चा पूछता है कि कब करना चाहिए तो वो टाइम ये है, ठीक है। तो सबसे पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होगा। उसके बाद देखिए, जब हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे को जो लॉज होते हैं, मतलब क्या सिलेबस होता है वो पता होना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है, मतलब कुछ बेसिक सब्जेक्ट तो सब में कॉमन होते हैं, वो तो सारी स्टेट्स के अंदर कॉमन होते हैं, तो वो तो हमें पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है। उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। और क्या कौन सी बुक्स हमें कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए यूज़ करनी चाहिए, वो ये 2 चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो वो ये सबसे पहले हमें, जब हम स्टार्ट करें, अब हमने डिसीजन ले लिया कि भाई अब हमें तैयारी करनी है, तो सबसे पहले हमें ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, हमें क्या सिलेबस है और हमारे पास कौन सी बुक्स होनी चाहिए या फिर ये वाली बुक्स हमारे पास हों। अब जैसे आप डिसीजन लेते हैं कि आपने दिल्ली जुडिशरी सर्विसेज देनी है या आरजीएस देना है, उत्तराखंड के देने हैं, कहाँ के देने हैं, बिहार जुडिशरी के देने हैं, तो उस हिसाब से आपका सिलेबस होगा, उस हिसाब से आपकी बुक्स होंगी। बुक्स तो ज़्यादातर कॉमन ही होती है, लेकिन जैसे लोकल लॉज होते हैं वो हर जगह पे चेंज हो जाते हैं, तो उस हिसाब से आप वहाँ की जो है बुक्स ले सकते हैं। तो ये चीज़ सबसे जो सेकंड चीज़ है कि भी आपको सिलेबस पता हो सबसे पहले, मतलब आपको एक तरीके से अपने सब्जेक्ट्स पता हो, आपको पेपर पता हो कितने पेपर होने हैं और उसके अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट आना है। तो वो चीज़ आपके टिप्स के ऊपर होनी चाहिए कि मतलब आपके माइंड में आपसे कभी भी कोई पूछे तो आपको पता हो कि भाई हाँ ये सब्जेक्ट हैं, ये वाले एक्ट्स हैं और ये पेपर होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, मतलब बिल्कुल माइंड में क्लियर हो। जैसे हम कॉलेज टाइम पे होते हैं या स्कूल टाइम पे होते हैं, हमें बिल्कुल चीज़ क्लियर होती है कि भाई हाँ मैं अब 12th क्लास में हूँ, मेरे पास ये सब्जेक्ट्स है, मेरा ये सिलेबस है, ये चैप्टर्स है, मुझे हमें सब पता होता है। उसी तरीके से यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास कौन सी बुक्स होनी चाहिए, हमारा क्या सिलेबस है, हमारे कितने पेपर होंगे अगर हम कौन सी स्टेट का एग्ज़ाम देंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे बेसिक चीज़ आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दो, आपका जो प्रोसीजरल पार्ट है जुडिशरी के अंदर, प्रोसीजरल पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। प्रोसीजर जैसे सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया,
ये जो है ना, ये 3 एक्ट ऐसे हैं जो आपके बहुत 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 स्ट्रांग होने चाहिए। इसके अलावा आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, ये सब तो जो है दूसरे टाइप के, लेकिन ये भी स्ट्रांग होने चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग ये 3 एक्ट होने चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेसिक हैं। और जब हम जुडिशरी में जाते हैं तो हमें कॉर्पोरेट लॉ या टैक्स की चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं होती। अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ हमें इन चीज़ों के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि नॉलेज लेने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। नॉलेज आपको जितनी लेनी है आप कभी भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अपने एग्ज़ाम क्रैक करने हैं। तो हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो हमें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं सिर्फ वही पढ़नी है। हम जितना पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से करेंगे। अब 12th क्लास में मान लीजिए आपका जैसे इको का पेपर होता है, तो आप इको के पेपर में ये थोड़ा ना कि आप दुनिया भर की इको, आप ग्रेजुएशन की भी सीख लोगे, आप आगे की पीएचडी की भी सीख लोगे। जो सिलेबस है, जो जितने नंबर का क्वेश्चन है, उसी पे फोकस करके आप अपना काम करते हो। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। मतलब इसके अंदर कोई डरने की जरूरत नहीं होती कि हाँ भाई ये इतना बड़ा एग्जाम है या कोई चीज़ है। इसको बिल्कुल कॉमन वैसे ही लेके चलो जैसे आप अपने एलएलबी के एग्जाम देते हो, बिल्कुल कॉमन वैसे ही लेके चलो जैसे अपने 12th के एग्जाम दिए हैं। रेगुलर बेसिस पे आप अपनी टेस्ट सीरीज देते रहो, तो आपकी तैयारी इसके अंदर एकदम नॉर्मल होती रहेगी। इसको कोई बहुत बड़ी चीज़ बना के या बहुत अलग सी चीज़ बना के नहीं करना है ये चीज़। लेकिन ये नहीं कि भाई पता नहीं क्या है या क्या नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लेके चलना है, तो ये अपने आप हो जाता है। सीरियसनेस रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। हम 2 दिन तो जो है अपने हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एकदम पढ़ी, तीसरे दिन जो होता है हमारा मन खराब हो जाता है, जी नहीं हम अब हमारा मन नहीं है, अब हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, ये करेंगे। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ हमें रोक देती है। तो कंसिस्टेंसी, अगर आप 2 दिन 3 घंटे पढ़ रहे हो तो तीसरे दिन भी 3 घंटे ही पढ़ना है। 2 दिन तो आपने 8 घंटे पढ़ा, अब तो जी मैं पढ़ूंगा 2 ही घंटे क्योंकि मैंने तो पहले कर लिया। ये चीज़ नहीं, कंसिस्टेंसी। अगर मैं एक चीज़ के सिलेबस को खत्म करूँ तो मुझे वही चीज़ खत्म करनी है, अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना। तो कंसिस्टेंसी जो होती है ना, कंसिस्टेंसी वर्ड, इस वर्ड को याद कर लो, कंसिस्टेंसी। अगर ये वर्ड सीख गए ना तो समझ लो कि आप जुडिशरी के आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ की दिक्कत इसी में आती है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते चीज़ों में। कंसिस्टेंसी लेके आनी है। अगर हमने एक बारी तैयारी स्टार्ट करी है, अगर हमने एक पैटर्न फॉलो करा है, हमें पता है कि हमारा यही पैटर्न है और हमारा यही चीज़ को हमें इस तरीके से करना है, तो उसको फॉलो करो, उस पर अपना माइंड को डाइवर्ट मत करो। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का ना जो पैटर्न होता है, सबका अपना अपना पैटर्न होता है। ये नहीं कि मेरा पैटर्न ये है तो आपका पैटर्न भी वो होगा। वो व्यक्ति ने इस तरीके से नोट्स बनाए तो मैं भी उसी तरीके से नोट्स बना के पास होऊंगा। तो सबका पैटर्न अपनी तरीके से, जो आज तक आपने पैटर्न फॉलो किया है, जिस तरीके से आपके मार्क्स आते हैं, आपको जो लगता है कि मुझे ये मेथड अच्छा रहेगा, मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो उस मेथड को फॉलो कीजिए। तो ये हमारी बात होगी इस चीज़ की कि भाई सबसे पहले हमें अपना प्रोसीजरल पार्ट जो होता है इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। मतलब एकदम हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा, किस तरीके से अगर हम सीआरपीसी में जाए तो किस तरीके से पुलिस की क्या पावर्स हैं, पुलिस किस तरीके से एक्शन लेती है, क्या चीज़ें होती है, हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसे हम सीपीसी में आए तो हमें पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में क्या दिया गया है। सारे ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, हमें वो देखना है कि कौन से ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और उसके हिसाब से हमारे वो ऑर्डर्स एकदम अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए। क्योंकि ये एक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको बेयर एक्ट एकदम रटा हो कौन से सेक्शन में क्या लिखा है, वो तो बेवकूफ़ चीज़ है, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। अगर जो अभी ऑन ड्यूटी जजेस भी होंगे उनको भी नहीं याद होता, किसी को नहीं याद होता। आपको सिर्फ उसका मतलब समझना है कि भाई जो जिसने लॉ बनाया है वो लॉ के अंदर कहना क्या चाहता था। अब मुझे ये बात समझ आ गई कि भाई लॉ के अंदर ये बात ये बोलना चाहता था। अब मेरे सामने जो फैक्ट्स आएंगे इस तरीके के, उस फैक्ट्स को मैं किस तरीके से देखूंगा और जो जिसने वो लॉ बनाया उसके माइंड से इस पे कैसे अप्लाई करूंगा, तभी तो मैं एक जज कहलाऊंगा। तो जज कहलाने के लिए आप कैसे जज करोगे कि भाई मेरे को पता है कि इस लॉ का असली मीनिंग क्या है और मैं इसको फैक्ट्स के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसलिए रटने पे कि मुझे सेक्शन याद हो जाए उससे कुछ नहीं होगा। मीनिंग समझिए उसका कि उसके अंदर वो कहना क्या चाहता है, उसकी इंटेंशन क्या है। जो लॉ मेकर है जिसने वो बनाया है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, वो उसने उसके अंदर कहने की क्या कोशिश करी है, वो चाहता क्या है उससे। तो उस चीज़ को हमें समझना है। अगर हम इसके पीछे के रीजंस को समझेंगे तो हमें याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, हमें रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो हमें उस चीज़ के पीछे नहीं भागना, हमें उसको समझने के पीछे भागना है। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको समझिए, वो अपने आप आपके दिमाग में बैठेगा। तो अब ये चीज़ होगी, मतलब प्रोसीजरल पार्ट को अपने आप ने स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब जैसे अब आते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब आपको इतनी बात पता चल गई। अब जैसे जीके की बात होती है, जीके की बात होती है या फिर लीगल अफेयर्स की बात होती है, तो इसके अंदर बहुत कॉमन ऐप्स हैं, आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो। जैसे लाइव लॉ आती है, बार एंड बेंच आती है, तो ये सफिशिएंट होती है। इसके अंदर भी ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सब चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कंपनी के मैटर्स आ रहे हैं या टैक्स के मैटर आ रहे हैं, उनको हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, वो पूछता ही नहीं एग्ज़ाम में।
उसको कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से, क्योंकि वो हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, वो बाद में हम सीखते रहेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई मतलब नहीं है। अब जैसे वो आपसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ आया, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है, आपको एकदम उसकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई चीज़ जैसे एविडेंस एक्ट के ऊपर आई कि भाई क्या है इसके अंदर, क्या हुआ, जैसे आजकल सेक्शन 65B का है, अगर आप देखोगे तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों इसको माना, तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बतानी चाहिए। लेकिन अगर आप हर चीज़ के पीछे भागोगे, आप 1000 पेजेस का 2000 पेजेस का जजमेंट पढ़ोगे, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि इतना इतना टाइम एक व्यक्ति की लाइफ में नहीं होता कि वो हर चीज़ को कर ले। तो जो चीज़ें मेन हैं, जो चीज़ें फोकस करने वाली है, वही चीज़ करते हैं। क्योंकि जब हम जजमेंट भी पढ़ते हैं ना, तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि जब हम जजमेंट भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर ना हमें समझ आ जाता है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है और किस पार्ट को पढ़ना है। इतने बड़े जजमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं होती कि भाई पूरे ऐसे पढ़ रहे हैं। जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा, जब आप धीरे धीरे तैयारी करोगे किस पार्ट को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस से समझ आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जैसे अब आपका जीके वाला पार्ट हो गया कि भाई ये कॉमन ऐप्स आपने डाउनलोड कर ली, लाइव लो हो गई, ये सब हो गई, लीगल अफेयर्स देखने के लिए। बाकी जीके की जैसे ल्यूसेंट वगैरह आती है, थोड़ी बहुत वो देख सकते हो, इतनी कोई जरूरत होती नहीं उसके अंदर बहुत ज़्यादा जीके आ जाती है, इतनी जीके एग्जाम में पूछता नहीं। उसके उसके बाद आते हैं इंग्लिश और हिंदी का पेपर। इंग्लिश और हिंदी का आता है। अब देखिए जब हम इस पेपर पे आते हैं, ये मतलब सभी स्टेट्स के अंदर होता है, अब कॉमन ही है ये तो जैसे दिल्ली के अंदर जैसे होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे इंग्लिश का पेपर या हिंदी का पेपर होता है, उसके अंदर क्या करते हैं कि एक तो आता है कि प्रिसाइज राइटिंग, आपको एक इंग्लिश का पैसेज देंगे, उसको आपको प्रिसाइज करना है, मतलब 1/3 उसकी लेंथ लिखनी है आपने, जितनी भी उसकी लेंथ होगी। उसके अलावा एक पैसेज आता है इंग्लिश में होगा, उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, हिंदी वाले को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इस तरीके का आता है। बाकी इंग्लिश के अंदर से कुछ क्वेश्चंस पूछता है ग्रामर के, जैसे वो पूरा कीजिए फिल इन द ब्लैंक्स, या इसमें से मिस्टेक निकालिए, इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें पूछता है। तो देखिए इसके लिए कोई परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। इंग्लिश तो जो बेसिक इंग्लिश होती है ना, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाएंगे, सिर्फ जुडिशरी के नहीं, आप जैसे कई एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, ड्यू का LLB का होता है, या LLM का एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है, किसी भी स्टेट का, उसको उठा सकते हैं। उसके अंदर आजकल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। या जैसे BHU का पेपर उठा लीजिए, एंट्रेंस किसी भी स्टेट का, जो मतलब किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के आजकल जो एंट्रेंस होते हैं, उनको आप जो है ना इंग्लिश और हिंदी उससे अगर करते रहेंगे, वो इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ना उसके अंदर, इसी लेवल के आप लगा लो क्वेश्चंस आते हैं। मतलब हालांकि इतना होता है कि आप जैसे कुछ कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपको वैसे भी हेल्प कर देंगे, अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ोगे इन एंट्रेंस टेस्ट के पेपर से, तो ये हेल्प कर देते हैं। इनका लेवल अच्छा होता है, इनसे तैयारी हो सकती है। मतलब एक तरीके से देखो तो अभी मैं पहले उसी पे रहता हूँ, तो मतलब जैसे कि अगर हम हिंदी को देखते हैं, तो इसके अंदर मैं आपको PDF भी शेयर कर दूंगा, जिससे आप हिंदी को पढ़ सकते हैं। मतलब कि बेसिकली वो वर्ड्स जो होते हैं हमें हिंदी के, वो प्रॉब्लम करते हैं, तो उन वर्ड्स की जो है हमें, या इंग्लिश से हिंदी का मतलब, इंग्लिश से हिंदी का मतलब वो हमें जानना ज़रूरी होता है। तो उसको अगर आप स्टार्ट करते हो, जैसे अगर आप पहले सिंपल पैसेजेस अगर नेट से भी निकालो या कहीं से भी निकालो, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, वो इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करो, छोटे छोटे पैसेजेस, फिर धीरे धीरे जो होते हैं इसके अंदर आप जो और लीगल पैसेजेस होते हैं वो फाइंड कर सकते हो और उनको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इससे धीरे धीरे अपने आप जो है इसकी प्रैक्टिस हो जाती है और उसकी तैयारी में कोई दिक्कत नहीं आती हिंदी और इंग्लिश वाले में। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर आपके जो पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर वो आपको पैटर्न बताते हैं कि किस तरीके से पेपर आ सकते हैं, किस तरीके से हमें जो अपनी तैयारी है वो हमें एक तरीके से पता चलता है, एनालाइज होता है कि हम अपनी तैयारी सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या क्या पैटर्न होता है, किस वे में हमें पढ़ना है। तो इसके अंदर मान लीजिए आप RGS के पेपर देना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको RGS के प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं, या बिहार जुडिशरी देना चाहते हैं तो सिर्फ बिहार के प्रीवियस ईयर के पेपर देंगे। आप किसी भी स्टेट को दे रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सभी स्टेट के, ऑल स्टेट्स के, सभी स्टेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो करने हैं। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ होती है ना, यही हमारी मेन तैयारी कराती है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या पैटर्न है, किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं ना, मान लीजिए हमने BARC पढ़ने स्टार्ट किया, हमने IPC पढ़ना स्टार्ट किया, पहले हम सिंपल पढ़ते हैं, हम चीज़ों को छोड़ देते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ ये है, ये अब हमें पता ही नहीं होता कि इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए हमने पढ़ना स्टार्ट किया, सेक्शन 1 पे हमने बहुत फोकस कर दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमने पढ़ते पढ़ते सेक्शन 21 पे आए, हमने कहा ये तो बहुत बड़ा सेक्शन है, इसको छोड़ दो, ऐसे ही रीड कर लो, ख़त्म बात। लेकिन ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से कितनी बारी पूछता है। सेक्शन 34 पे आया जी, कुछ नहीं है इसके अंदर, इसको छोड़ दो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब ये कैसे पता चलेगा? जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे और अलग अलग स्टेट्स के पेपर देखेंगे।
तो उससे हमें ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि हाँ मैंने तो ये चीज़ छोड़ दी या मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा, तो मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है। सेक्शन 34, 120B, 107, इसमें क्या क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे को कैसे ओवरलैप करते हैं। तो ये चीज़ें कौन से उसके अंदर, अब जैसे हमें समझ आता है धीरे धीरे जब हम पढ़ते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब हम सेक्शंस को पढ़ रहे हैं तो हमें उसके केस लॉज, जो इम्पॉर्टेंट केस लॉज होते हैं, लैंडमार्क केस लॉज होते हैं, वो हमें पता होने चाहिए उसके। जैसे अगर हम आईपीसी पढ़ते हैं तो आईपीसी के अंदर सेक्शन 34 में कौन सा केस आता है जो 34 और 35 को डिफ्रेंशिएट करता है, या सेक्शन 84 का लैंडमार्क केस कौन सा है, वो एग्ज़ाम में पूछता भी है, हमें समझ आ जाता है कि हाँ जी हमें ये पढ़ने हैं। चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री में तो बेसिकली हमें सारे सेक्शंस एक तरीके से पता ही होने चाहिए कि किसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन जब मेंस पे आते हैं तो मेंस में पता चलता है कि क्या चीज़ मेंस में आने वाली है और क्या चीज़ नहीं है। तो एक मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में करना कि कौन से सेक्शन, जैसे आईपीसी पे अगर हम आएँ या सीपीसी पे अगर हम आएँ, कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर हम आएँ, सीआरपीसी पे हम आएँ, तो कौन से सेक्शंस जो है इंपॉर्टेंट है जिसको हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, और कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जिसको हमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो इतनी चीज़ें अगर आप करते हो तो एक तरीके से जो आपकी जो तैयारी होती है वो काफ़ी हद तक सही हो जाती है। इससे इस चीज़ को, मेथड को फॉलो करके आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी में भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आजकल तो इतना कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, और बाकी इतनी सारी ऐप्स हैं जिससे आप चीज़ों को समझ सकते हो। मतलब कोचिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं कोचिंग की ज़रूरत है और कि मैं घर पे बैठ के नहीं तैयारी कर सकता, तो फिर आप कोचिंग कर सकते हो। वहाँ उसके अपने मेरिट्स होते हैं कोचिंग लेने के, अपने डीमेरिट्स होते हैं लेने के, तो उस पर भी हम एक डिस्कशन कर सकते हैं कि कब हमें कोचिंग लेनी चाहिए, कब हमें कोचिंग नहीं लेनी चाहिए, हम कब सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो वो एक अलग बात है पूरी। तो वो आपका डिसीजन है। तो आप जो है इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो चाहे आप कोचिंग ले रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें जो है, देखो चाहे आप कोचिंग लो चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो। अब सेल्फ स्टडी करोगे तो मतलब खुद ही पढ़ रहे हो, लेकिन अगर कोचिंग भी ले रहे हो, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, घर पे आकर बैठ के खुद नहीं पढ़ोगे या लाइब्रेरी में बैठ के नहीं पढ़ोगे, कोचिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी टीचर से पढ़ लो, दुनिया के अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ लो, आपको कोई आके पढ़ा ले, लेकिन अगर आप खुद नहीं पढ़ रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको सबसे फोकस करना है सेल्फ स्टडी के ऊपर, कंसिस्टेंसी के ऊपर। मतलब आपको स्किप नहीं करनी चीज़ें, कंसिस्टेंट रहना है। और जो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बताई हैं, अब बाकी जैसे मेन सब्जेक्ट होते हैं वो तो आप खुद भी, आपको इतनी नॉलेज होती है। जैसे कि अब जैसे दिल्ली के अंदर आए तो सिविल के 2 पेपर होते हैं, क्रिमिनल का 1 पेपर होता है, इसके अलावा एक वो हिंदी इंग्लिश एंड जीके का 1 पेपर होता है। अभी तक तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो सिविल के अंदर अब ये आपको पता होना चाहिए कि पेपर 1 में क्या आता है, पेपर 2 में क्या आता है। क्रिमिनल में तो 3 ही एक्ट होते हैं, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस ईयर पेपर कर लो। हिंदी जीके का मैंने आपको बता ही दिया, ल्यूसेंट हो गया, और आपके जो 2-3 ऐप हो गई, लिव इन ऐप जो भी बोलते हैं इसको, लाइव ऐप, लाइव लॉ ऐप, बेंच एंड बार ऐप, इस तरीके की सुप्रीम कोर्ट के बाकी जो जजमेंट्स हो गए थोड़े बहुत। बाकी ये और हिंदी इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ शेयर कर लेंगे हिंदी का। और बाकी जो आप जो पेपर्स होते हैं एंट्रेंस टेस्ट, उसको देख सकते हैं, उससे आपकी हिंदी और इंग्लिश कवर हो जाएगी। और छोटे छोटे जो पैसेजेस होते हैं, पहले बिल्कुल सिंपल पैसेजेस को हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में शुरू कीजिए। उसके बाद जब आपका लेवल अपने आप बढ़ता रहेगा तो आप उसको धीरे धीरे अपने आप जो है बड़े बड़े पैसेजेस या जो लीगल पैसेजेस होते हैं उनको भी फिर आप धीरे धीरे अपने आप कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पहले हमें बिल्कुल नॉर्मल हिंदी के भी नहीं पता होते, तो वो हमें धीरे धीरे पता चलते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा बस इतनी बात काफ़ी है, हमें इतना जानना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, अपने दिमाग से डर निकाल दो कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर आप लिटिगेशन में जा सकते हो ना ईजिली, लिटिगेशन भी कोई ईजी चीज़ नहीं है, उसमें भी स्ट्रगल होता है। तो जैसे लिटिगेशन है वैसे ही जुडिशरी है, दोनों में स्ट्रगल है। कोई भी चीज़ ईजिली नहीं मिलती, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होती। आप तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आपको कम से कम अपने 4-5 साल लग जाते हैं काम को सेटअप करने में। अगर यहाँ पे आप पढ़ाई के साथ साथ ही करते रहेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है आप 1 साल में 2 साल में निकाल दें इसको। तो अगर आपने ये डिसीजन लिया जुडिशरी करने का तो बहुत अच्छा। और अगर ये कर रहे हो तो ये जो छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं एपीओ के, जेएलओ के, इनमें तो कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं है, तो बहुत आराम से आप निकाल दोगे। इस तरीके के जितने छोटे एग्जाम्स होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर वगैरह वाले, ये आप एग्ज़ाम, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर थोड़ी सी जैसे प्रैक्टिस मांगते हैं, तो उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ आ जाती है, लेकिन ये एग्ज़ाम्स में भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो मतलब ये चीज़ को नहीं सोचना कि ये मुश्किल है या आसान है या क्या है। आपने तैयारी स्टार्ट करनी है, नॉर्मली तैयारी करनी है, आपने सही पैटर्न को फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। आपका एग्ज़ाम ये अपने आप निकलेगा, हर हालात में निकलेगा। आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।